हेलो 10th क्लास। मैं हूं दीपांशु, जानती हो कि मेरे को। और अपन शुरू करने वाले हैं साइंस, 10th की साइंस। और पहला चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो कहीं पे साइड में अलग से बैठ जाओ जहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। साइंस का एक रजिस्टर डाल दो और किताब नहीं खरीदी है जिन लोगों ने वो किताब खरीद लो, है ना। और होमवर्क मिलेगा आपको रजिस्टर के लिए हमेशा। आपको मैं या कुछ बताऊँ तो वो नोट डाउन करना रजिस्टर के अंदर। और मैं जो भी बताऊँ, यहाँ पे मेरे इसके अंदर किताब खुली हुई है, मैं इसके अंदर जो भी बताऊँ वो आपको अपनी किताब के अंदर अंडरलाइन करते रहना है। वहाँ से सवाल आएंगे, मैंने आपके पिछले सालों के सवाल देखे हैं कि कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, मैं बताऊंगा, वहाँ पे अंडरलाइन करना है उसको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन क्या है? भोजन वो है जो हमको ऊर्जा देता है और हमारे शरीर की बाकी जितनी भी जरूरत का सामान है वो हमको किससे मिलता है? एक भोजन से मिलता है। भोजन के अलावा अपन क्या बस पानी पीते हैं। बाकी हमारे शरीर को अगर एक ऊर्जा चाहिए किसी काम करने के लिए तो वो भोजन से मिलता है। अगर कोई भूखा है तो वो कुछ काम करने की हालत में नहीं रहेगा। हमारे शरीर को लगातार सप्लाई चाहिए होती है, वो सप्लाई कौन देता है? भोजन देता है। तरह तरह की सप्लाई, उसको मिनरल्स चाहिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब किसका हिस्सा है? भोजन का हिस्सा है। भोजन से हमको मिलता है। पर इसके अंदर सबसे पहले अपने लिए बात आई है वो है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, संतुलित आहार। आहार तो कुछ भी होता है, हाँ बच्चों, आहार तो कुछ भी होता है जिससे हम पेट भर लेते हैं। पेट भरना भोजन नहीं है, यह संतुलित आहार नहीं है। एक आदमी दिन रात सिर्फ चाट पकौड़ी खा रहा है, क्या वो संतुलित आहार खा रहा है? नहीं खा रहा है। उसके थोड़े दिन के अंदर बीमारी लगने वाली है। संतुलित आहार सबसे जरूरी है। हमारे अलग अलग तरीके की सब्जियां आती है, हर सीजन में अलग सब्जियां आती है, हर समय अलग अलग नई चीजें आती है, नए फल फ्रूट्स आते हैं। ये सब मिलके हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चीजों की सप्लाई करते हैं। और एक संतुलित जो भोजन होता है, संतुलित आहार होता है, उसमें सिर्फ एक तरह की चीज नहीं होती है, उसके अंदर अलग अलग तरह की चीजें होती है ताकि हमारे शरीर के अंदर अलग अलग चीजों की आपूर्ति हो सके। संतुलित आहार के अंदर इस पर लिखा हुआ है शरीर को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा खाओगे तो बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। साथ ही संतुलित आहार दिमाग को तेज करता है, स्वस्थ करता है। स्वस्थ जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है? एक संतुलित आहार। संतुलित आहार के नीचे देखो, यहां पर अंडरलाइन करो। जीवन के संचालन हेतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में उपलब्ध हो। इसको अंडरलाइन करो। ये सब क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, पहला क्या आया है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण। ये सवाल बनेगा एग्जाम में, संतुलित आहार में क्या क्या होते हैं। तो आपको सिर्फ ये नाम याद रख के वहां लिख के आने के आपको नंबर मिलेंगे। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट वो चीज होती है, इसको अपन शर्करा भी कहते हैं। शर्करा, ये हमारे शरीर को एनर्जी देती है। इसका काम क्या है? ये हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं। हम जो रोटी खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, मैदा खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, उनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज पीते हो, आप दौड़ के आए तो ग्लूकोज पी लेते हो। ये एथलीट लोग जो होते हैं, जो कि ट्रेनिंग करते हैं, ग्लूकोज पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको शरीर को ताकत चाहिए। और ताकत कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर क्या चीज है ये अगली? प्रोटीन। प्रोटीन हमारे लिए वो चीज है जो एक घर के लिए ईंट होती है। ईंट मिलके घर का निर्माण करती नहीं करती है? ईंट मिलके घर का निर्माण करती है। हमारा निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। हम प्रोटीन से बने हुए। आप, मैं, कोई भी एग्जांपल, कोई भी जंतु किससे बना हुआ है? प्रोटीन से बना हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा प्रोटीन है। प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर क्या है? वसा। वसा को क्या कहते हैं? फैट भी कहते हैं। और फैट हमेशा बुरा नहीं होता है, हमारे शरीर को फैट चाहिए होता है थोड़ा थोड़ा। और जब ज्यादा फैट लेने लग जाते हैं तो वो चर्बी के अंदर जमा होने लग जाता है, फिर तौन निकल जाती है, कमर निकल जाती है। तो फैट भी जरूरी होता है, पर ज्यादा होता है तो मोटा हो जाता है। खनिज लवण, इसको क्या कहते हैं? मिनरल्स। मिनरल्स कहते हैं अलग अलग तरह के मिनरल्स। आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सबकी सूक्ष्म मात्रा हमारे सब्जियों में मिली हुई होती है। और सब्जी खाते तो हमारे अंदर पहुंच जाती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं ना, इसमें तो आयरन की कमी है, इसमें तो मैग्नीशियम की कमी है, इसके अंदर तो आयोडीन की कमी है। तो ये कमियां क्यों होती है? क्योंकि वो संतुलित आहार में उसको मिल नहीं रहा है। विटामिन,
हमारी जिंदगी चली विटामिन की वजह से रही। हमारे शरीर के अंदर खूब सारे प्रोसेस होते हैं, हर समय कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रहा होता है, पाचन चल रहा है, कभी दिमाग चल रहा है, हमारा दिल चल रहा है, किडनी चल रही है, सबको अपने अपने काम के लिए प्रोटीन विटामिन चाहिए होता है। विटामिन के बिना गाड़ी अटक जाती है। और जल हमारे शरीर के अंदर जल ही जल है। हम जल को निकाल दे तो हमारा वजन बहुत ही कम हो जाएगा। हर काम के लिए जल चाहिए और जल ही जीवन है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, किसी भी पोषक की भोजन में कमी या अनुपलब्धता से भोजन असंतुलित हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा संतुलित भोजन के अंदर क्या क्या घटक होते हैं, उसके क्या क्या हिस्से होते हैं। तो ये सारे संतुलित भोजन के हिस्से होते हैं। किसी की भी कमी हो गई, किसी भी एक चीज की कमी हो गई और भोजन असंतुलित हो गया, लंबे समय तक जब पोषण में किसी एक या अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो उसे कुपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? अब दूसरा शब्द आया हमारे लिए, कुपोषण। कुपोषण मतलब पोषण आधा अधूरा है, कुपोषण। पोषण पूरा नहीं है, कुपोषण। कुपोषण का शरीर पर असर कई प्रकार से देखने को मिलता है। पोषण के विभिन्न तत्व विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः स्पष्ट है कि जिस तत्व की कमी होगी उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य नहीं होगा। एक भी तत्व की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? कुपोषण। और जिस चीज की कमी हो गई, घर बना रहे हैं और घर के अंदर कोई सरिया नहीं लाया, कोई ईट नहीं लाया, तो घर नहीं बनेगा। ये घर बना भी दोगे तो बिना सरिया डाल के ईट डाल के घर बनाओगे, कैसा बनेगा? कमजोर बनेगा। उस चीज की कमी हो जाएगी। हमारे बॉडी में भी इनमें से कोई भी तत्व गायब होगा तो उस चीज की कमी हो जाएगी, उससे रिलेटेड बीमारी आ जाएगी, लग जाएगी। अब कुपोषण पढ़ लिया हमने। इसके बाद क्या आता है? संतुलित और असंतुलित भोजन। अब इसको अब देखो, अभी है ना, महीने भर पहले ही अखबार के अंदर कहीं पर आया था, कुपोषण वाले देशों के अंदर दुनिया में भारत मतलब 100 या 110वें नंबर पे आता है। मतलब बहुत हालत खराब है। हमारे देश में खूब सारे लोग ऐसे हैं जो कुपोषित हैं, जिनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। या तो वो भूखे हैं या भूखे नहीं है तो उनके भोजन के अंदर सभी चीजें नहीं है, उनको ये सारी चीजें नहीं मिल रही है। कोई सिर्फ दाल रोटी खाएगा दिन भर, तो उसको ये विटामिन, खनिज, लवण, ये वसा आगे कहाँ से मिलेगी? उसको रोटी खा के कार्बोहाइड्रेट तो मिल जाएगा, दाल खा के प्रोटीन मिल जाएगा, बाकी चीजें नहीं मिलेगी। संतुलित आहार हमारे देश में खूब सारे लोगों को नहीं मिलता है। खूब सारे लोग हमारे देश के अंदर कुपोषित है आज भी। सभी पोषक एक बड़ा कारण लोगों को सभी पोषक तत्वों से युक्त संतुलित भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना है, कुपोषण का सबसे बड़ा कारण है। मगर कई उदाहरण ऐसे भी आते हैं कि बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन का उचित उपयोग नहीं हो पाता और व्यक्ति कुपोषण के लक्षण प्रदर्शित करने लगता है। मतलब जरूरी नहीं है कि वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुपोषण या तो एक तो भूखा ही मर रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा, उसको पोषण अधूरा है, या फिर भोजन मिल रहा है, दूसरी बात जो कि इनमें से किसी की कमी रह जाती है। कोई बच्चे होते हैं जो कि उनको कोई चीज टेस्टी नहीं लगती, और जो टेस्टी लगती है दिन भर वही खाते हैं, तो उनके पास उनको भोजन मिल रहा है और वो गरीब नहीं है, अच्छे खासे घर के हैं, फिर भी बच्चा क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। और कोई भी कुपोषित हो जाएगा अगर उसको एक भी चीज की कमी है। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक और मानसिक, भोजन से ही हमारा शरीर चलता है, भोजन से ही हमारा दिमाग चलता है। अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो ना शरीर चलेगा, ना मस्तिष्क चलेगा, हमारा दिमाग चलेगा। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार की दुर्बलताओं के रूप में प्रकट होता है। हम यहाँ कुपोषण का कुछ प्रमुख प्रभावों की चर्चा करेंगे। अब कुपोषण को हमने डिवाइड किया है, किस किस तरह का कुपोषण होता है, किस किस चीज की कमी से अलग अलग तरह का कुपोषण होता है। पहली हेडिंग क्या है? विटामिन कुपोषण। मतलब किसकी कमी रही है? विटामिन की। विटामिन की कमी रही है। विटामिन मैंने क्या कहा था? विटामिन से ही गाड़ी चलती है। विटामिन अगर कम होने लग गए तो झट से बीमारी आ जाएगी, झट से बीमारी आ जाएगी। अब इसके अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, विटामिन भोजन का सूक्ष्म भाग होते हैं मगर कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। किसी एक या अधिक विटामिन की कमी होने पर उसके लक्षण स्पष्ट नजर आते हैं। अंडरलाइन करो, ये दो तीन लाइनें लिखी हुई, अंडरलाइन करो। अब निम्न तालिका से कुछ भी अंडरलाइन करना हो, पीछे छोटा तो वीडियो को पॉज कर दो और बराबर आ जाओ, फिर वापस वीडियो को प्ले कर दो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि छूट गया मेरे को, तो वीडियो आ गई है ना, तो वीडियो को कभी पॉज कर सकते हो। अब देखो नीचे टेबल दे रखी है और कुछ सबसे जरूरी विटामिन दिए हुए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये याद रखने, इसमें से सवाल आ सकता है। कुछ सबसे विटामिन ए, विटामिन ए, इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। ये कमी वाले रोग है, विटामिन ए की कमी से। और रतौंधी रोग कहते हैं किसको? इसको कहते हैं रात में नहीं दिखना या कम प्रकाश में नहीं दिखना। यूं नहीं कि रात में नहीं दिखेगा, रात जैसी हालत कहीं पे भी हो जहां पर रोशनी बहुत कम हो, हम तो आंखों से जोड़ लगा के देख लेंगे एक बार कि क्या क्या है,
पर वो कोशिश करेगा वो भी नहीं दिखेगा, क्योंकि विटामिन ए नहीं है, उसकी आंखें अच्छी तरह से काम नहीं कर रही। फिर विटामिन B12, ऐसे लिखते हैं इसको, विटामिन B12 या B12, इससे क्या होती है, इसको तो नाम भी आसानी से याद सकते हो 12, और ये इससे बीमारी कौन सी होती है, बेरी बीमारी होती है इससे। हृदय की धड़कन कम हो जाती है, पेशियां एवं तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है, हमारी खून की जो धड़कनें, खून की जो रक्त वाहिनियां हैं वो कमजोर हो जाती है। B2 विटामिन खूब सारे होते हैं, आपके कोर्स में तो बस इतने से दिए हैं, और भी खूब सारे होते हैं। राइबो, चलो इतना बड़ा आपकी किताब में लिखा हुआ है, राइबोफ्लेविनोसिस, इसका नाम है ये, किसका, इसकी कमी से होने वाली बीमारी का नाम राइबोफ्लेविनोसिस। मुंह के किनारे में होठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी, एक तो स्मृति मेमोरी कम, याद होने लग जाएगा, देखो एक तो इसके बिना गाड़ी हटा दी, याद ही कम होने लग गया, और यहाँ से कट लगने लग जाते हैं, ऑटोमेटिक खून आने लग जाएगा। विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस बीमारी का नाम है। बीमारी का नाम उतना जरूरी नहीं है जितना उसका क्या चीज की, उसके लक्षण क्या है वो जरूरी। फिर विटामिन B3 आता है, उससे पेलेगा बीमारी होती है। विटामिन C, एस्कोर्बिक अम्ल, विटामिन C है, इसको अंडरलाइन करो, स्टार लगा हुआ है, इसको याद रखना। विटामिन C की कमी से क्या होता है, इसको अंडरलाइन, इसको स्टार लगाओ और ए को भी स्टार लगाओ। एस्कोर्बिक एसिड अम्ल, स्कर्वी, इससे बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी, और स्कर्वी मसूड़े से खून आना, त्वचा पर चकत्ते बनना, ये इसकी कमी है। मसूड़ों से खून आना, मसूड़े कमजोर होने लग जाएंगे, दुखेंगे, विटामिन C की कमी से। विटामिन C तो मिलना बहुत आसान है, खट्टी चीजों में होता है विटामिन C। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, विटामिन D, सबसे सस्ता कौन सा विटामिन है, विटामिन D। आपको दूसरे के तो पैसे देके विटामिन की गोलियां खरीदनी पड़ती है, विटामिन D में तो आपको गोलियां भी खरीदनी पड़ती है। कैल्सीफेरोल नाम है विटामिन D का, इससे बीमारी कौन सी होती है, जरूरी है रिकेट्स, इससे तो होती है स्कर्वी, और इससे क्या होती है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां मुड़ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है विटामिन D की कमी से। और विटामिन D लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सूरज की धूप। सूरज की धूप में जाया करो, 15-20 मिनट जाओगे, आपकी त्वचा पे सूरज की धूप गिरेगी, वो ऑटोमेटिक विटामिन D बनाने लग जाएगी, हड्डियां मजबूत होगी। और सबसे ज्यादा इसकी जरूरत किसको है, बच्चों को, मेरे को है, आपको, मेरी आपकी उम्र को, और छोटे बच्चों को है, जिनको विटामिन D की जरूरत है, इनको करनी है। यह आ गया विटामिन कुपोषण। अब आगे क्या आता है, प्रोटीन कुपोषण। छोटे छोटे हिस्से हैं और बढ़िया हिस्से, अपन को जानकारी मिलेगी खूब सारी। प्रोटीन कुपोषण, गरीबी के कारण, मैंने क्या कहा था, प्रोटीन क्या है, हमारे शरीर की ईंटें हैं, ईंटों से घर बनता है, प्रोटीन से हम बनते हैं, हमारा शरीर लगभग प्रोटीन ही है, पूरा, हड्डियों को निकाल दो बाकी। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित नहीं कर पाते हैं और कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं, गर्भवती महिलाएं और किशोरावस्था में प्रोटीन आवश्यक पोषक है। अब प्रोटीन से जब हम बनते हैं तो ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और ग्रोथ सबसे ज्यादा किसको चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं। दिमाग लगाओ, यहाँ पे हर चीज रटने की नहीं है, दिमाग लगाओ। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटीन चाहिए, तभी तो बड़े होंगे। गर्भावस्था में जो कोई महिला है, उसके अंदर शिशु बन रहा है, उसको प्रोटीन चाहिए बनने के लिए। और किशोरावस्था, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं, उनको क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, क्योंकि उनको भी ग्रोथ करनी है, बॉडी की ग्रोथ करनी है, तो प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर रोग हो जाता है, अंडरलाइन करो या अंडरलाइन और स्टार लगा दो इसको। सवाल आ जाएगा 1 नंबर का, 2 नंबर का, क्वाशियोरकोर रोग क्या होता है, तो बता देंगे, प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्वाशियोरकोर होता है, अंडरलाइन करो उसको। अब क्वाशियोरकोर के अंदर अंडरलाइन करना शुरू करो। इसके जो लक्षण है कैसे मालूम चलते हैं, बच्चे का पेट फूल जाता है, बच्चा पूरा दुबला पतला होगा, पर उसका पेट फूल जाएगा, उसका पेट बाहर निकल जाएगा, भूख कम लगेगी, चिड़चिड़ा हो जाएगा, त्वचा पीली पड़ जाएगी, शुष्क मतलब सूखी हो जाएगी, काली हो जाएगी, धब्बेदार होकर फटने लग जाएगी। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है। अब कौन सी बीमारी आई है, पहले तो क्वाशियोरकोर बीमारी आई थी, अब एक और अपने नाम आया है मेरास्मस। देखो सबसे नीचे लिखा हुआ है मेरास्मस रोग, इसको भी अंडरलाइन करो। क्वाशियोरकोर और मेरास्मस, ये दोनों से सवाल बनेंगे आपके, और दोनों बताना बहुत आसान है। देखो क्वाशियोरकोर में क्या हुआ, बच्चे को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कुपोषित हो गया, प्रोटीन नहीं मिल रहा है, कुपोषित हो गया। और उसकी खास बात क्या है, उसका पेट बाहर आ जाता है, पूरा दुबला पतला होगा, उसका पेट बाहर आ जाए। और मेरास्मस में क्या होता है, मेरास्मस में उसको प्रोटीन तो मिलता नहीं, साथ में ऊर्जा भी नहीं मिलती, ये बच्चा भूखा मर रहा है। जो मेरास्मस वाला बच्चा है वो भूखा मर रहा है। ये क्वाशियोरकोर वाला, उसको कुछ खाने को तो मिल रहा है, वो या तो दिन भर चावल खा रहा है, दिन भर रोटी खा रहा है, उसके घर वालों के पास पैसे नहीं है, पर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसको ऊर्जा है उसके शरीर में।
ये मेरास्मस वाले को तो ना प्रोटीन मिल रहा है ना ऊर्जा मिल रही है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। उसको याद करने का सबसे सही तरीका उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, मर गया है, तो बिल्कुल ही मेरास्मस बीमारी में बिल्कुल ही मर गया है। इसके अंदर प्रोटीन के साथ पोषण में ऊर्जा की भी कमी होती है, मतलब इसको प्रोटीन नहीं मिल रही है, तो शरीर सूख कर दुर्बल हो जाता है, आंखें कांतिहीन, मतलब अंदर घुस जाती है, अंदर घुसी हुई आंखें हैं, यहाँ से हड्डियां बाहर निकल जाएगी, कुछ नहीं है इसकी बॉडी के अंदर। इस स्थिति को मेरास्मस रोग कहते हैं। दो चीजें हो गई, इसको कॉपी में ऐसे लिख दो, क्वेश्चन कोड मेरास्मस पूरा नाम लिख के, प्रोटीन और ऊर्जा, इसको प्रोटीन नहीं मिलता, इसको दोनों ही नहीं मिलते हैं, और याद करने का सही तरीका है। अब तीसरी चीज कुपोषण में आई है, क्या ये खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण, खनिज मतलब मिनरल्स की कमी हो गई, और मिनरल्स हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। शरीर के अंदर खूब सारे चीजों के अंदर मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, खूब सारी चीजें बनने के अंदर ही। हड्डियां किससे बन रही है, उनको कैल्शियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, फॉस्फोरस मिल रहा है, तब जाके हड्डियां बन रही है। तो मिनरल्स तो काम आ रहे हैं इसके अंदर, हर चीज में मिनरल चाहिए। और अब देखो 3 जगह बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, चलो उनको टेबल बता दूंगा मैं आपको। विभिन्न प्रकार के खनिज भी शरीर संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। लोह तत्व, इसको स्टार लगाओ, अंडरलाइन करो, आयरन, लोह तत्व रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है, इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। बच्चे को बोलते डॉक्टर के पास, कोई बच्चे जाते, सुना होगा यार इसमें तो आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी इसका मतलब नहीं कि बच्चे को चलो 2 नट बोल्ट खिला दो तो आयरन की कमी पूरी हो जाएगी, नहीं। जो खाना वो खा रहा है ना, उसके अंदर आयरन होना चाहिए, उसके अंदर आयरन होना चाहिए। और आयरन क्या काम करता है, हीमोग्लोबिन, देखो यहाँ पर रुधिर के हीमोग्लोबिन का भाग होता है। रुधिर मतलब खून, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे शरीर में, खून मतलब ब्लड का क्या काम है, ब्लड का क्या काम है, पूरे शरीर के अंदर सारी चीजें पहुंचाता है। हार्ट अपने पंप दे रखा है, पंप कर करके पूरे शरीर में ब्लड को घुमाता रहता है, जिसको जो भी जरूरत है इसके अंदर खून में डाल देंगे, वो पूरे शरीर में घूमेगा और पहुंच जाएगा। अब हम सांस लेते हैं, और सांस में हम कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस लेते नहीं लेते, और ऑक्सीजन गैस हमारे फेफड़ों तक तो पहुंच रही है, पर हमारे दूसरे शरीर के इतने सारे अंग जो दूर दूर है, जो फेफड़े के पास तो नहीं, इतने दूर दूर है, वहां तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाएगा, तो कौन पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन। हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन आती है, वो जाके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पकड़ लेता है, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन पकड़ लेता है और पूरी बॉडी में जाता है, और जो भी ऑक्सीजन मांगता है उसको भर भर के ऑक्सीजन देता है। हीमोग्लोबिन ही कम हो गया, आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन के लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए, और आयरन ही नहीं रहा, हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचेगी, आप सांस ले लो पर बॉडी में ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, बहुत जरूरी है आयरन। दूसरा कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत बनाता है, सब जने जानते हैं कैल्शियम खाया करो, कैल्शियम की गोलियां, दूध में कैल्शियम होता है, सब जने कहते हैं। हड्डियों के लिए क्या चाहिए, कैल्शियम, इसको भी अंडरलाइन करो। ये 3 बहुत जरूरी है, तो आयरन आया, कैल्शियम आया, और आगे क्या आया, आयोडीन। कैल्शियम के बारे में क्या देखा, इसी कमी से हड्डियां कमजोर एवं भंगुर प्रकृति की हो जाती है, और आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद पड़ जाती है, और इससे कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड, या कहते हैं घेंघा रोग। आयोडीन हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ पे जो पाइप है हमारे यहाँ पे, इसके पीछे की थायराइड ग्लैंड होती है, और आयोडीन चाहिए होता है इसको, ये एक हार्मोन बनाती है, उसके लिए इसको आयोडीन चाहिए, और जब इसको आयोडीन नहीं मिलता तो क्या करती है, ये खराब हो जाती है और फूलने लग जाती है, और फूल के इतनी बार आ जाती है, लोगों को बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना होता है गलगंड रोग के अंदर। अब देखो नीचे टेबल दे रखी है, सोडियम प्रमुख स्रोत, और उसका सोडियम कहाँ काम आता है, इसके अंदर अपने 3 और आगे मैं बाद में बता दूंगा, अभी तो 3 याद रखने हैं आपको। कौन सा, तीसरे नंबर का कैल्शियम, 5वें नंबर का आयरन, और 6ठे नंबर का आयोडीन। अब देखो इसके अंदर सबसे देखो खास बात क्या है, कैल्शियम किससे मिलता है, प्रमुख स्रोत इसके सामने लिखा हुआ है, कैल्शियम दूध से मिलता है, अंडे और हरी सब्जियां। लोह तत्व, अब नीचे आओ आयरन के ऊपर, 5वें नंबर वाले आयरन के ऊपर। आयरन किससे मिलता है, देखो पीछे से पढ़ो, गुड़, अपने घर के अंदर जो जितनी भी चीज है, गुड़, गाजर, सब्जियां, दही, रागी, बाजरा, और कोई मांसाहारी है तो उसके लिए अंडे, मांस, रक्त, वृकक, इन सब से भी मिलता है। और तीसरे नीचे आओ तो आयोडीन किससे मिलता है, आयोडीन मिलता है नमक, समुद्री भोजन, हरे पत्तों वाली सब्जियां। अब देखो तीनों के अंदर हरी सब्जियां तीनों के अंदर, और अपने पास हरी सब्जियां आसानी से अवेलेबल है, अपन बराबर हरी सब्जियां खाएंगे तो अपने पास किसी भी खनिज तत्व की कमी नहीं होगी। हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, अगर एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हरी सब्जियां डालना उसके अंदर की, हरी सब्जियों की कमी से मिनरल्स की कमी हो जाती है, खनिज तत्वों की कमी हो जाती है। अब ऊपर पढ़ो, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम का प्रमुख कार्य क्या है, विटामिन डी के साथ, एक तो विटामिन डी, कैल्शियम विटामिन डी बनता है हमारी त्वचा के अंदर, उसमें भी कैल्शियम काम आता है, और हड्डियां और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं, हड्डियां और दांत दोनों कैल्शियम की बनी हुई होती है।
अब नीचे आयरन का पढ़ो। आयरन क्या करता है? रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है और उत्तक ऑक्सीकरण करता है। ये भी आगे इसको याद रख लो, ये भी आप आगे क्लासों में जाओगे तो इसको बताएंगे कि हम खाने में एनर्जी लेते हैं तो वो एनर्जी निकलने के लिए भी हमको आयरन की जरूरत पड़ती है, जो एनर्जी हमको नहीं मिलेगी। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी, हीमोग्लोबिन को वापस अंडरलाइन करो। और नीचे आयोडीन कौन सा हार्मोन बनाता है, कौन सा हार्मोन बनाने में मदद करता है? हार्मोन कौन बनाता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है? थायरोक्सिन। इसको याद रखो, डायरेक्ट सवाल आएगा। थायरोक्सिन, थायरोक्सिन इंग्लिश में लिखे तो थायरोक्सिन। और किसकी वजह से? आयोडीन की कमी से। ये नहीं बनेगा, थायरोक्सिन बहुत जरूरी हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन कहते हैं इसको। ये नहीं होगा तो ग्रोथ ही नहीं होगी, दिमाग की भी ग्रोथ नहीं होगी और शारीरिक ग्रोथ भी नहीं होगी। आयोडीन बहुत जरूरी है। और आयोडीन किससे मिलता है? नमक से मिलता है। आयोडीन नमक से मिलता है, नमक में होता नहीं है, नमक में मिलाते हैं, इसलिए अच्छा नमक लेना चाहिए जिसमें आयोडीन हो। चलो, एक अपना हिस्सा पूरा हो गया। अब आगे किस पे आए? आगे 1.2 शुरू हो गया है, जिसका मतलब है नया इसी के अंदर टॉपिक चैप्टर में। और वो क्या है? मानव स्वास्थ्य। मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य। और देखो, चलो इसके अंदर रीडिंग करते हैं। ये अब बोलेगा इंपॉर्टेंट, अपन अंडरलाइन करेंगे। पीने योग्य पानी। पानी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले पानी, अपन सबसे ज्यादा खाना खाते हैं 2 बार या 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? ज्यादा बार पीते हैं पानी। हम इंसान अब इतने काम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से आता है। नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से ही आता है, इसका कोई शक नहीं। हम जल के उपयोग के साथ उसे प्रदूषित भी करते हैं। अंडरलाइन करो, अपन दोनों तरफ से अपने ही पीछे पड़े हैं। एक तो हम जल है उसको ही अपन प्रयोग करते हैं, सिर्फ पीने के काम नहीं आता, वो नहाने के काम आता है, वो दूसरे सब कामों के अंदर जल काम आता है, खाना बनाने के अंदर। और उसी को प्रदूषित भी कर रहे हैं। एक तो उसको कम भी कर रहे हैं यूज में ले लेके, और उसको गंदा भी कर रहे हैं। दोनों तरीके से हम बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह हम दीधारी तलवार से अपने जीवनदाता पर ही वार कर रहे हैं। और जल ही जीवन है कि अतिशोक्ति नहीं होगी अगर चर्चा करना व्यर्थ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल का उपयोग कहाँ किया जाता है? पीने, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन धोने में। ठीक है। जल तो अब यहां पर अंडरलाइन करना शुरू करो। जल पृथ्वी पर पाए जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो कि पदार्थ की तीनों अवस्था, ठोस, तरल और गैस में प्राकृतिक तौर पर मौजूद है। पदार्थ, स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं जिसको। पदार्थ की तीन अवस्था कौन सी होती है? जिसको कहते हैं ठोस, मतलब कि सॉलिड। फिर आता है तरल, इसको क्या कहते हैं? लिक्विड। और फिर क्या आता है? गैस, जिसको गैस ही कहते हैं। और आपको बर्फ देखने को मिल जाएगी, आपको पीने का पानी देखने को मिल जाएगा, और आपको भाप या कहें कि स्टीम, तीनों देखने को मिल जाएगी। और सिर्फ इसको अंडरलाइन कर लो, स्टार लगा दो, जल ही ऐसी चीज है जो कि प्राकृतिक रूप से, अपन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, प्रकृति में ही तीनों चीजों में मौजूद है। बर्फ भी मौजूद है प्रकृति में, पीने का पानी भी मौजूद है, और गैस भी, भाप भी मौजूद है प्रकृति के अंदर। ठीक है। जो जल हमें मिलता है उसमें कई तरह के कण व सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारा जल हमको प्रकृति से मिलता है तो प्रकृति छान के नहीं दिया उसको, इसके अंदर खूब सारे कण होते हैं और खूब सारे सूक्ष्म जीव भी होते हैं। उनसे हमें कुछ फायदा पहुंचता है तो कुछ नुकसान भी पहुंचता है। अब देखो, पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। अब यहां से अंडरलाइन करो, जल में आंखों से दिखने वाले कण और वनस्पति नहीं हो। आंखों से ही कण दिख रहे हैं आपको, आंखों से उसमें रेत या कण दिख रहे हैं, दाने दिख रहे हैं, तो फिर कहां से शुद्ध पानी है? वो पीने लायक तो बिल्कुल नहीं है, वो दूसरे काम में ले लो उसको। वनस्पति, उसके अंदर कोई सड़े गले पत्ते वगैरह आ गए, पानी के अंदर भी खूब सारे उगते हैं पेड़ पौधे, वो आ गए तो वो भी सही नहीं है, साफ होना चाहिए। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव ना हो, सूक्ष्म जीव हानि पहुंचाने वाले ना हो, बीमारियां करते हैं अलग अलग प्रकार की, अभी आगे पढ़ोगे आप। जल का पीएच संतुलित हो, या नया शब्द आया है, आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा पता नहीं, पीएच आगे आएगा, मैं आगे बताऊंगा, अभी इसको नोट करो। जल का पीएच क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए। ऑक्सीजन हम सिर्फ पीते नहीं है, हमारे जल के अंदर भी घुली होती है, वो ऑटोमेटिक आके घुलती है उसके अंदर, और अगर वो शुद्ध पीने लायक पानी है तो ऑक्सीजन उसके अंदर घुली भी होनी चाहिए। हमारा शरीर, यहां तक अंडरलाइन करो, ऑक्सीजन घुली हो तक। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है, जल इस काम में शरीर की मदद करता है, और इस काम में नहीं, हर काम में जल शरीर की मदद करता है, ये याद रखो। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं, इसको भी अंडरलाइन करो, उपापचयी क्रियाएं, इसको कहते हैं उपापचयी क्रियाएं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आपने सुना होगा शायद, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर में जो भी काम चल रहा है उसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हमारा हृदय जो है दिन रात पंप कर रहा है,
हमारा पेट जो है दिन रात पचा रहा है, किडनी है वो खून साफ कर रही है, दिमाग है ये हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है हर समय। ये जो भी काम चल रहा है इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म, उपापचयी पचयी क्रियाएं। और इसके अंदर कौन चाहिए? जल चाहिए। जल इसमें काम आता है, यहाँ पर अंडरलाइन करो। इसलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 गिलास पे अंडरलाइन कर दो, याद होना चाहिए 8 गिलास पानी पीते हैं, इसको 2 लीटर भी कहते हैं। और अगर आप शारीरिक श्रम ज्यादा करते हो, ज्यादा मेहनत का काम करते हो, पसीना ज्यादा बहाते हो, तो पानी ज्यादा पीना चाहिए, और नहीं तो कमी हो जाएगी। सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय मतलब कि मेटाबॉलिज्म सही तरीके से काम करता है। प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जहरीले पदार्थ बाहर कैसे निकलेंगे? जहरीले पदार्थ को गोल गोल के उनको शरीर बाहर निकालता है। तो जल जितना पियोगे वो उतने अच्छे घोल के बाहर निकलेंगे। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती रहती है, ऊर्जा रहती है, थकान का एहसास नहीं होता। अब यहाँ अंडरलाइन करो, पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है। रेशों की मात्रा, फाइबर्स जिसको कहते हैं, और फाइबर्स बहुत जरूरी, फाइबर्स बहुत जरूरी है। हमारे खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर में फाइबर्स जाते हैं, शरीर में फाइबर्स बनते हैं, और पानी नहीं पियोगे तो ये फाइबर्स कम हो जाएंगे। इसके लिए क्या चाहिए? फाइबर्स को कायम रखने के लिए पानी चाहिए। फाइबर्स हमारे शरीर के अंदर कोई भी चीज ज्यादा होती है कम होती है उसको कंट्रोल करते हैं। हमारे शरीर के अंदर बैलेंस बनाने के अंदर फाइबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिससे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। देखो फाइबर्स के फायदे, प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी भी जमा नहीं होती है। अच्छा पानी पियोगे तो ये मोटापा कम करने में भी फायदेमंद रहता है। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की भी आशंका कम रहती है। फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां, अंडरलाइन करो, फेफड़ों का संक्रमण, अस्थमा और आंत की बीमारियां नहीं होती है। और नीचे शब्द आया है पथरी। नियमित पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टल जाता है। ज्यादा पानी पियोगे शरीर के अंदर पानी रहेगा, पथरी जमा नहीं होगी, तो सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं गिरते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब ये तो प्योर पानी, हमने साफ पानी पिया, दूषित पानी पिया, तो उसकी क्या अपन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अभी देखो, दूषित जल के दुष्प्रभाव इस प्रकार है। यदि पीने का पानी दूषित है तो कई तरह की बीमारियां चपेट में आएगी। क्या बात है? ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। अब सूक्ष्म जीव क्या क्या होता है? सूक्ष्म जीव क्या? जो हमारी आंखों से हमको नहीं दिखते या बहुत छोटे होते हैं, तभी तो सूक्ष्म नाम उनका। उनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। लोग पानी का सैंपल लेते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में जाके लैब में टेस्टिंग करते हैं, फिर बताते हैं कि पानी साफ है या नहीं है। हमारी आंखों को तो नहीं दिखता। और सूक्ष्म जीव किस किस तरह के होते हैं देखो नीचे लिखा है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमि। ये भी अंडरलाइन करो। पानी में सूक्ष्म वाले क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव क्या क्या होते हैं? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और कृमि। और विषाणु को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वायरस। नाम तो सुना ही होगा वायरस, सब जगह वायरस ही फैला हुआ, कोरोना वायरस। तो पानी में खूब सारे तो एक तरह का वायरस कोरोना वायरस। ये पानी में पता नहीं कितने तरह के वायरस आ सकते हैं अगर आप दूषित पानी पियो तो। जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाम याद सही रहता है इससे, बैक्टीरिया। अब कंफ्यूज मत होना, विषाणु क्या होता है, जीवाणु क्या होता है। वायरस और बैक्टीरिया। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव ही होता है जो हमको आंखों से नहीं दिखता है, और ये भी बीमारी करता है। कृमि, कृमि मतलब क्या? कीड़े, इंसेक्ट जिनको कहते हैं अपन, इंसेक्ट्स या कीड़े। खूब सारी लतें हो सकती है, कीड़े हो सकते हैं छोटे छोटे, जो कि हमारी आंखों को नहीं दिखेंगे, जिनकी वजह से हेजा, पैचिस जैसी बीमारियां आसानी से किसी को भी शिकार बना लेती है। गांव गांव में ऐसा होता है ना कि नदी, पूरा गांव एक तालाब से पीता है, उस तालाब का पानी दूषित हो गया और पूरा गांव में बीमारी फैल गई। ऐसा बहुत बार होता था पहले। अब तो विज्ञान ज्यादा आगे बढ़ गया, अपन उसको तालाब में दवाइयां डालते रहते हैं। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां फैलती है। संक्रामक बीमारी किसको कहते हैं? वो बीमारी जो एक जने से दूसरे में फैल जाती है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण, अब ये अंडरलाइन करो, वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। ठीक है, हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। अब देखो यहां पर से तुम्हारा एक और टॉपिक बन रहा है, नारू रोग। क्या नाम? ये देखो आगे आ रहा है, नारू, ये इसको कहते हैं बाला, नारू रोग। बाला या नारू रोग एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी। इसका रोग जनस ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस, अंडरलाइन करो, स्टार लगाओ। यहाँ पे जो भी शब्द आ रहा है नारू रोग से 2-3 नंबर का सवाल आ जाएगा। नारू रोग क्या होता है, किससे होता है, कैसे होता है, बताओ। सारे एक एक लाइन से ये जरूरी है, सबको अंडरलाइन करो मैं जो बोल रहा हूँ। इसका रोग जनक मतलब किसकी वजह से होता है? तो ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नाम है इसका।
नमक कृमि है। क्या है? कृमि है, कीड़ा है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी के शरीर के बाहर जल में देती है। ऐसे संदूषित जल के उपयोग से दूसरे लोगों में फैल जाता है। ये ना एक बहुत बड़ा सा कीड़ा होता है, बहुत पतला और बहुत बड़ा सा। आप कहीं दूषित पानी के तालाब में जा रहे हो या आपने पी लिया, थोड़ा दूषित को तालाब में नहाने जाता तो थोड़ा थोड़ा मुंह में भी चल जाता उसके, या आप वहां से मटका भर के लाए और उसको पी लिया, छाना नहीं उसको उबाला नहीं, तो फिर वो पेट में चले जाएगा। पेट में जाने के बाद नारू रोग का कीड़ा क्या करता है, थोड़े महीने तो कुछ नहीं करता, वो थोड़े महीने बड़ा होता जाता है, कुछ हल्का आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ, हलचल ही पता नहीं चलेगी आपको। फिर वो अपना रंग दिखाना शुरू करता है। नारू रोग का कीड़ा बड़ा हो जाता है और फिर वो पेट से कहाँ जाता है, चमड़ी के आसपास आ जाता है, पाँव में जा सकता है, हाथों में आ सकता है, चमड़ी के पास आ जाता है और वो बड़ा सा फोड़ा कर देता है, फफोला फोड़ा कर देता है। उस फोड़े के अंदर वो जो कीड़ा होता है वहां पे क्या अंडे दे देता है, उस फोड़े के अंदर अंडे दे देता है, फोड़ा फूट जाता है और अंडे आपके वापस नहाने चले गए। अब जहां से आया वैसे ही फैलेगा, आप गंदे पानी से आपके मुंह से नारू रोग अंदर गया आपके अंदर और आप वापस वहां पे कहीं नदी या तालाब के अंदर नहाने जा रहे हो या कहीं पे पानी के कांटेक्ट में आ गए, तो वहां से मादा अपने शरीर अंडे मनुष्य के शरीर के बाहर देती है और वो जल में चल जाता है, जल में अंडे चल जाते हैं, वापिस अंडे जल में चले गए, वापिस कोई पानी पिएगा उसके मुंह में चल जाएंगे, संक्रमित बीमारी चलती रहेगी। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोगी नहीं पाया जाता। अपन को आसपास में नारू रोग फेलियर से सुनाई नहीं देती है, बल्कि ये अभी 20-30 साल पहले बहुत ज्यादा फैला करता था। पर 2000 के बाद से अब पोलियो होना रुक गया, पर पोलियो कितने टीके लगते थे हर बार, अभी भी लगते हैं, पर अब पोलियो होना बंद हो गया है। वैसे ही उस समय 2000 के आसपास नारू रोग होना बंद हो गया। इस रोग के पुनः उद्भवन को रोकने के लिए, वापिस ना आ जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए, पानी को छानकर उबालकर और ठंडा करके पीना चाहिए। छानकर उबालकर, उबालने से सारे उसके दूषित पदार्थ और उसके जीवाणु कीटाणु सब मर जाएंगे। और ठंडा करके नदी तालाब इत्यादि में नहाना, कपड़े धोना मना हो और समय समय इनकी सफाई होनी चाहिए। नदी तालाब में एक जना संक्रमित आदमी चले गया और नहा लिए या उसने अपने दूषित कपड़े वहां पे धो दिए, पूरे नदी या तालाब को उसने गंदा कर दिया एक आदमी ने, और फिर वो बीमारी आगे फैलेगी, नहीं करना चाहिए वहां पे। चलो अगला टॉपिक क्या आया है, मोटापा। अगला टॉपिक क्या आया है, मोटापा। मोटापा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओबेसिटी। तुम्हारी किताबों से ये पास पास में तो उन्होंने इंग्लिश के शब्द दिए हैं, आगे जाके तुम अटकोगे नहीं। तो ओबेसिटी, मोटापा वो स्थिति होती है जब अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर एक सीमा तक एकत्रित हो जाती है और वो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगती है। वसा हमारे शरीर, संतुलित आहार के जो प्रमुख घटक थे उसके अंदर वसा भी एक बहुत जरूरी चीज थी। पर अगर अत्यधिक शारीरिक वसा को अंडरलाइन करो, अत्यधिक शारीरिक वसा शरीर पर एक सीमा तक एकत्रित, हमारे सबके अंदर थोड़ा थोड़ा फैट होता है, पर अत्यधिक हो गई तो फिर मोटापा होना शुरू हो जाएगा। ये संभावित आयु को घटा सकता है। आयु क्या होती है, कम हो जाती है, इसके अंदर आयु कम हो जाती है, लोग जल्दी मरने लग जाएंगे। इसको भी अंडरलाइन करो, संभावित आयु को घटा सकता है। अब एक देखो शब्द आया है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, इसका हिंदी में नाम है शरीर भार सूचकांक। शरीर भार सूचकांक ये एक फॉर्मूला है, उससे अपन आदमी का पता लगाते हैं BMI। तो BMI अगर 25 से 30 के बीच में है, BMI अगर 25 से 30 के बीच में है तो मोटापा बीच हो तब मोटापा पूर्व स्थिति। 25 से 30 के बीच में अगर BMI है तो मोटापा पूर्व स्थिति, मोटापा आने वाला है। और अगर 30 क्रॉस कर गई, 30 से ज्यादा हो गई अगर BMI, तो क्या होगा, मोटापा हो चुका है। ऐसा मोटापा को परिभाषित करने का तरीका है, मोटापा परिभाषित करने का तरीका है BMI। अंडरलाइन करो BMI को, और उसकी वैल्यू 25 से 30 मतलब मोटापा पूर्व स्थिति 25 से 30, और 30 से ज्यादा मतलब मोटापा आ गया है। मोटापा बहुत से रोगों से जुड़ा हुआ है, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह, मधुमेह मतलब डायबिटीज, वहां पे लिख दो अगर नहीं मालूम, मधुमेह मतलब डायबिटीज, निद्राकालीन स्वास्थ्य समस्या, कई प्रकार के कैंसर और अस्थि संध्यार्थी मतलब हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। मोटापा के कई कारण हो सकते हैं, मोटापे के खूब सारे कारण हैं, आपको मालूम है, मेरे को मालूम है, चलो पढ़ते हैं 2 मिनट में। मोटापा और शरीर का वजन बढ़ जाता है, ठीक है, ऊर्जा के सेवन और ऊर्जा के उपयोग के बीच असंतुलन हो जाता है। स्वस्थ इंसान कौन होता है, जो उसकी बॉडी जितनी ऊर्जा की डिमांड कर रही है उतनी वो ले, खाना उतना ही खाए जितना बॉडी ऊर्जा की डिमांड कर रही है, वो स्वस्थ संतुलन में रहेगा। पर बॉडी तो डिमांड कर रही है बराबर और आप खा रहे हो ज्यादा, खाए जा रहे हो, तो बॉडी तो जितना उसके काम का वो ले लेगी और ज्यादा का क्या करेगी, गोदाम में रख देगी। गोदाम यहाँ पे पेट आपका बाहर निकल जाएगा, गोदाम बन जाएगा वो। तो बॉडी तो जितना चाहिए उतना ही लेती है, ऐसा नहीं कि जो खाता रहेगा वो हस्त पुष्ट बड़ा होता जाएगा। बॉडी तो जितना उसको चाहिए उतना ही लेगी, पर जितना भी अतिरिक्त है वो जमा हो जाएगा और असंतुलन हो जाएगा। अब यहाँ अंडरलाइन करो, किस से मोटापा होता है, अधिक चर्बी युक्त भोजन करना, जिसमें चर्बी ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो,
जंक फूड से पिज्जा बर्गर ही नहीं होते, अपने चाट पकौड़ी समोसे पानी पूरी ये सब भी ज्यादा खाए खराबी करते हैं, जंक फूड कहते हैं इनको, जंक फूड। तो कृत्रिम भोजन करना, कृत्रिम भोजन मतलब कि ये कोका कोला, पेप्सी या फिर ये टॉफी, शक्कर वाली टॉफिया। कम व्यायाम करना, हिलना डुलना है नहीं, खाते रहना। स्थिर जीवन यापन, हिलना नहीं। शारीरिक क्रियाओं के सही ढंग से नहीं होने पर भी शरीर पर चर्बी जमा होने लगती है। अल्प क्रियता आदि। अब देखो ये सब अंडरलाइन करा आपने, अधिक चर्बी से लेके अब नीचे इन सबसे तो चर्बी जमा होने लगती है। एक है ना मेडिकल कंडीशन का नाम आया है अल्प क्रियता, और इंग्लिश में क्या नाम है उसका, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कि थायराइड हार्मोन कम होने लग गया। थायराइड हार्मोन कम होने लग गया। थायराइड हार्मोन क्या करता है, शरीर के अंदर सारे काम करवाता है, सारे काम को बराबर जिम्मेदारी से बराबर करवाता है। हाइपो मतलब आयोडीन कम हो गया, उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिला, थायराइड ही कम बनने लग गया। उस बीमारी को क्या कहते हैं, ये बीमारी का नाम है हाइपोथायरॉयडिज्म। उससे वजह से थायराइड ग्लैंड ने अपना काम नहीं किया, काम अधूरा अधूरा रहने लग गया, शरीर के अंदर भोजन पूरा तरीके से पच नहीं रहा है और शरीर के अंदर जमा होने लग गया। जो हम भोजन खाते हैं उसकी वजह से फैट जमा होने लग गया, वो यूज नहीं आ रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म। अब आओ अगला एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं बीपी। रक्तचाप, हिंदी में अपने रक्तचाप। ब्लड प्रेशर क्या होता है, सबसे आपको पहले पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा दिल जो है ये पंप है, क्या है, पंप। और आपके घर के अंदर भी सुबह पानी आता होगा या कहीं मोटर चलाते हो तो मोटर का पहले तो पाइप होता है जिससे पानी जाता है, वो पहले तो सिकुड़ा हुआ पड़ा होगा, पर जैसे ही मोटर या पंप ऑन करा तो एकदम फूल जाता है और कड़क हो जाता है, होता नहीं होता। वैसे ही क्या करता है अपना दिल जो है, उसका काम क्या है, खून पंप करना। इसका एक ही काम है, दिल का एक ही काम, दिल का खून पंप करना। और खून पंप किसमें करेगा, रक्त वाहिनियां जो होती है हमारे ब्लड की, जो नलिकाएं होती है जिसमें से खून बहता है, उनके अंदर पंप करेगा। तो नलियों के अंदर खून जाएगा तो नलियों की जो दीवारों पे जो प्रेशर लगता है, लगेगा नहीं लगेगा प्रेशर, उस खाली पाइप के अंदर से पानी गया, नली फूल गई, वैसे हमारे खून की जो नली है उसमें प्रेशर लगेगा, उसमें भी नली फूल जाएगी, उसकी दीवारों पर प्रेशर लगेगा, उसको क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखो पहली लाइन अंडरलाइन करो, रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए, उसकी दीवार पर अंदर से प्रेशर लगता है, फूल जाती है, उसको क्या कहते हैं, रक्तचाप कहते हैं। धमनियां वह नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को शरीर के सभी ऊतकों और अंगों तक ले जाती है। शरीर में उसको सारे ऊतक मतलब टिश्यू होता है, खूब सारे तरह तरह के टिश्यू हैं, अंग है, वहां तक खून ले जाती है नलिका, धमनियां। किसी व्यक्ति का रक्तचाप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। अब तुम्हें नई चीज पता चलेगी, ये डॉक्टर जो होता है वो जो बीपी होती है उसको इस तरीके से मान के चलता है। ये क्या होती है, सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक की मात्रा है, और ये किसकी है, डायस्टोलिक। डायस्टोलिक। अब देखो क्या होता है सिस्टोलिक, क्या होता है डायस्टोलिक। अपना शरीर, अपना हृदय अपन को धक धक की आवाज आती है, मतलब एक बार पंप करता है फिर रुकता है, पंप करता है फिर 2 मिनट रुकता है, पंप करता है रुकता है। जब ये पंप करता है तो एकदम से फोर्स से ब्लड आगे भेजता है, सिस्टोलिक कहते हैं इसको। वो उस टाइम सिस्टोल करता है, मतलब आगे खून पंप करता है, उसको क्या कहते हैं, उस समय प्रेशर ज्यादा होगा, एकदम खून पंप किया है, उस समय आप नापोगे तो ये कितनी आएगी, 120 वैल्यू आएगी, उस मशीन के अंदर 120 की वैल्यू आएगी। और डायस्टोलिक मतलब अब पंप करके हृदय जो है थोड़ी देर उसने रिलैक्स करा ताकि वो खून ऊपर से आया मैं वापस पंप करूं, तो उस समय जो रिलैक्स हुआ है उस समय थोड़ा सबके अंदर, पूरे बॉडी के अंदर रक्तचाप गिर जाता है, धमनियों के अंदर, सभी नलिकाओं के अंदर कितना पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है। तो एक स्वस्थ इंसान जो है उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120-80 इसी रेंज में रहता है, इतना ऊपर नीचे होता है, फिक्स नहीं होता है, पर इसी रेंज में रहता है। अब देखो 120 और 80 को अंडरलाइन कर लिया। सिस्टोलिक अर्थात ऊपर की संख्या ध्वनियों के दाब को दर्शाती है। इसमें हृदय की मांसपेशियां संकुचित मतलब दब के संकुचित होकर धमनियों में रक्त को पंप करती है। सिस्टोल में संकुचित होकर रक्त को पंप करती है, और डायस्टोल में क्या होता है, अर्थात नीचे वाली संख्या धमनियों में उस दाब को दर्शाती है जब संकुचन के बाद हृदय की मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। एक बार जब थोड़ा रेस्ट करती है, शिथिल हो गई, तब वैल्यू कम हो गई, 80 की हो गई, बाकी 120 की होती है। ये दोनों ही वैल्यू होती है, ये नॉर्मल वैल्यू है। क्या होती है नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल बीपी क्या होता है कि 120-80।
एक सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप पारा के 90 और 120 मिलीमीटर के बीच और डायस्टोलिक रक्तचाप 60 से 80 मिलीमीटर के बीच होता है। ये वैल्यू तो मतलब जिसको कहते हैं आदर्श संख्या है, पर ये 90 से 120 के बीच में चलता रहेगा और ये जो नीचे वाली है वो 60 से 80 के बीच में चलती रहेगी। जब डॉक्टर नापता है तो हमेशा 120 आए जरूरी नहीं है, 90 से 120 के बीच में आ जाए तो भी चलेगा, 60 से 80 के बीच में आ जाए तो भी चलेगा, पर अपने को एग्जाम में पूछे तो अपना आंसर ये है। रक्तचाप को नापने वाला यंत्र बहुत जरूरी है, अंडरलाइन करो, स्टार लगाओ। रक्तचाप मापी तो हिंदी में ही कहते हैं रक्तचाप मापी, पर इंग्लिश में क्या नाम है? स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर बहुत जरूरी है। डॉक्टर के वहां होता है ना, तुम्हारे यहाँ पे फोटो भी दे रखी है, फोटो दे रखी है, स्फिग्नोमेनोमीटर देख लो। और ये पहली लाइन और अंडरलाइन करो। उसके बाद सबसे पहले रक्तचाप किसने नापा था? हमारे स्टीफन हेल्स साहब ने नापा था। स्टीफन हेल्स, उन्होंने किसमें नापा था? घोड़ों के अंदर। घोड़ों के अंदर सबसे पहले उन्होंने ट्राई करा 1733। अब और 1983 में कापलन ने रक्तचाप को परिभाषित किया, उन्होंने प्रॉपर डेफिनेशन दी कि रक्तचाप क्या होता है। अब देखो नीचे आओ, निम्न रक्तचाप, इसको क्या कहते हैं? ऊपर लिख लो इंग्लिश के अंदर, लो बीपी या बीपी लो, किसी का बीपी लो हो जाता है, निम्न रक्तचाप उसको कहते हैं। वह दाब जिसमें धमनियों और नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण या संकेत दिखते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर खून का क्या काम बताया मैंने? जब अभी मैंने हीमोग्लोबिन वाला पोर्शन समझाया था, हमारे शरीर के अंदर रक्त का काम एक बहुत जरूरी है, ऑक्सीजन पहुंचाना। पूरे शरीर के अंदर हर एक जगह को, हर एक चीज को ऑक्सीजन की डिमांड है। ऑक्सीजन के बिना वो चीज मर जाएगी, और ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? रक्त पहुंचाता है। हृदय जब ब्लड फोर्स के साथ पंप करता है, जब 120-80 के साथ पंप करता है, तो वहां तक सब जगह जिसको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी पहुंच रही है, सब जनों की मात्रा पूरी हो रही है, शरीर अच्छे से काम कर रहा है। और अब क्या हो गया है? लो बीपी। क्या हो गया है? लो बीपी। बीपी लो हो गया है, हृदय पंप कम कर रहा है, थोड़ा उससे प्रेशर नहीं लग रहा है, जितनी मात्रा में खून पहुंचना चाहिए था उतनी मात्रा में खून पहुंचेगा क्या? बताओ। जितने पहले रफ्तार से खून जा रहा था, जितने पहले प्रेशर से खून जा रहा था, उतनी मात्रा में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। बीपी लो हो गया है, जहां पे खून नहीं जा रहा है वहां पे ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है। जहां खून नहीं जा रहा ऑक्सीजन कमी हो गई। और जब हमारी ये मुख्य अंगों में क्या क्या आता है? हमारे दिमाग आता है, मस्तिष्क, लिवर, किडनी और मस्तिष्क, लिवर, किडनी जैसे खूब सारे गुर्दे, किडनी को क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। और दिल भी हृदय पंप करता है, पर दिल को भी खून चाहिए। और जब इनको पास लो बीपी की वजह से हृदय रक्त नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो फिर ये धीरे धीरे मरने लग जाएंगे, इनको डैमेज पहुंचेगा। और एक बार डैमेज पहुंच गया तो कुछ नहीं कर सकते। दिमाग में डैमेज पहुंच गया, किडनी में डैमेज पहुंच गया, लिवर में डैमेज पहुंच गया, हृदय में डैमेज पहुंच गया, कुछ नहीं कर सकते, वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये अंग जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन और पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते, जिससे ये अंग सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते। मस्तिष्क, हृदय और गुर्दे, अंडरलाइन करो इसको, और स्थायी रूप में इसको भी अंडरलाइन करो। लो बीपी बहुत हानिकारक है, और हाई बीपी भी कम हानिकारक नहीं है। हाई बीपी के बारे में पढ़ते हैं। उच्च रक्तचाप में क्या होता है? लो बीपी में क्या होता है? ये जो 60 और 80 की लगभग जो वैल्यू है, ये लगातार कम आने लग जाती है। ये थोड़े टाइम तक तो कम रहती है तो चलता है, पर ये लगातार कम रहने लग जाती है तो लो बीपी होने लग जाता है। लगातार मस्तिष्क पे खून नहीं पहुंच रहा, किडनी में खून नहीं पहुंच रहा। हाई बीपी में क्या होता है? ये वैल्यू जो है 90 से 120 की, ये लगातार कभी कभी 140 160 तक पहुंच जाती है, और फिर हाई बीपी हो जाती है। उसके बारे में क्या लिखा? यह चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम और कई बार आवश्यकता से अधिक। अब देखो, ये हमारे इमोशंस की वजह से भी, हमारे जो भावनाएं हैं, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, एकदम दिमाग घूम जाता है, उस वजह से भी बीपी बढ़ जाती है हमारी। तो किससे? हमारे इमोशंस की वजह से भी उच्च रक्तचाप होता है। और आवश्यकता से अधिक और जो खाते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। भोजन में मैदे से बने खाद्य पदार्थ, सबको अंडरलाइन करते रहो। मैदे से बने हुए खाद्य पदार्थ, चीनी मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयां, मांस, चाय, सिगरेट, शराब के सेवन से, ये सब खराब चीजें हैं। कुछ तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मिठाइयां, मांस, चाय सब ज्यादा खाओगे सब खराबी करेगी। श्रमहीन जीवन, कुछ काम नहीं करता इंसान, आप पड़े रहते हो दिन में बैठे बैठे, खाए जा रहे हो, बीपी बढ़ेगी बैठे बैठे। और व्यायाम के अभाव, एक्सरसाइज के अभाव से हो सकता है। उक्त रक्तचाप का समय पर निदान महत्वपूर्ण है, बिल्कुल निदान महत्वपूर्ण है। ऐसे मरीजों को पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए। अंडरलाइन करो, पोटेशियम शब्द आया है। पोटेशियम क्या है? एक तरह का मिनरल है। खनिज तत्वों की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? बिल्कुल पड़ी, खनिज तत्व जरूरी होते। पोटेशियम युक्त भोजन करना चाहिए उच्च रक्तचाप वाले जो हैं इनको, जैसे कि ताजे फल। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें थोड़ा ऐसे दे रखा, ताजे फल, डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद कर दें, तो यहाँ पर बीच में लिखो ताजे फल खाने चाहिए, ताजे फल का सेवन करना चाहिए, और डिब्बे में बंद सामग्री का प्रयोग बंद। खूब सारी चीजें डिब्बे में बंद आके आती है कि 3 महीने खराब नहीं होगी, 6 महीने खराब नहीं होगी, उनमें केमिकल्स होते हैं, उनके अंदर खूब सारी चीजें हानिकारक होती है,
वो भी बंद कर देनी चाहिए। ताजे फल खाने चाहिए। भोजन में कैल्शियम मैग्नीशियम की मात्रा संतुलित करनी चाहिए। रेशे युक्त पदार्थ खूब खाने चाहिए, फाइबर्स होने चाहिए। कैल्शियम के लिए दूध पीना चाहिए। संतृप्त वसा, मांस, वनस्पति घी की मात्रा कम करनी चाहिए। संतृप्त वसा भी एक सैचुरेटेड फैट जिसको कहते हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होता है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ ही निश्चित नियमित व्यायाम करना चाहिए। खूब तेज, देखो ये अंडरलाइन करो, ये भी अच्छी बात है, खूब तेज लगातार आधे घंटे तक 30 मिनट तक पैदल चलना सर्वोत्तम व्यायाम है, वॉक पे जाने को कहते हैं लोग। और योग, ध्यान, प्राणायाम रोज करना चाहिए। धूम्रपान व मदिरापान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अपना ये टॉपिक पूरा हो गया। तो यहाँ तक अपना आधा चैप्टर हो गया। तो आधा चैप्टर का होमवर्क लिख लेते हैं चलो। तो आप आओ पेज नंबर 8 पे, और देखो जो लाल में मैंने टिक लगा रखे हैं ना, वो तो अपन किताब में ही कर लेंगे, जो बहुचयनात्मक है और अति लघुरात्मक है, अति लघुतरात्मक है। तो आओ चलो पहला सवाल देखते हैं जो अपन ने आज पढ़ लिया। देखो, नारू रोग का रोगजनक है। नारू रोग का रोगजनक कौन है? इनमें से जीवाणु है, कृमि है, विषाणु है या प्रोटोजोआ है? टिक लगा लो। इसका आंसर क्या है? कृमि है, कीड़ा होता है नारू रोग। फिर दूसरा, स्वस्थ शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है। इनमें से क्या होता है? अभी अभी पढ़ा था, 120/80, पहला पहला आंसर है इसका। और फिर पांचवा, पांचवा क्या है? आयोडीन की कमी से रोग होता है। रतौंधी, रिकेट्स, बांझपन या घेंगा। गलगंड भी कहते हैं इसको, किसको? घेंगा, ग, चौथा आंसर है इसका। तो ये इसी के अंदर टिक लगा लिया। अति लघुतरात्मक के अंदर भी 2 सवाल है आपके लिए। 9वां सवाल, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो इसको आसानी से याद करो, तोड़ तोड़ के, बड़ा शब्द लग रहा है तो स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। और आगे 10वां सवाल, यहीं आगे लिख लिया करो इसका आंसर। ये अति लघुतरात्मक के आपके आगे जगह पड़ी है इतनी, आराम से लिख लो। और नारू रोग के रोगजनक का नाम लिखो। तो नारू रोग का रोगजनक ये भी याद होना चाहिए, ये एग्जाम में आएगा, बहुत जरूरी है। ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस, ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस। ठीक है, ये तो किताब में हो गया। अब जो मैंने हरे कलर से निशान लगाए हैं, ये आपको कॉपी में करने हैं। आप चाहो तो पासबुक की मदद ले सकते हो, पर देखो आप 10th क्लास में हो, आप बड़े हो गए और आप समझदार भी हो, और अपन ने चैप्टर समझाया आपको, तो डायरेक्ट पासबुक के पास मत जाओ। पहले सवाल पढ़ के मन में सोचो या किताब में ढूंढने की कोशिश करो, और इससे करने से आपको याद ज़्यादा रहेगा। पासबुक से लिखना तो लास्ट में लिख ही देना, पर एक बार मन में खुद सोचो। तो संतुलित भोजन और कुपोषण से क्या तात्पर्य? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सिर्फ संतुलित भोजन और कुपोषण की परिभाषा पूछ रहा है कि दोनों का मतलब क्या क्या होता है, संतुलित भोजन में क्या 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 होता है और क्या कमी रह जाती है जिसको हम कुपोषण कहते हैं। 12वां सवाल, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों का मानव शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रोटीन की कमी से कौन से 2 ही रोग तो होते हैं अपने, है क्वाशियोर और मेरास्मस। वहाँ पे 2 बच्चों की फोटो देखी है, वो वाली जगह। तो वहाँ पर जाके उन रोगों का, उन दोनों रोगों का क्या प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर जाओ और उन रोगों का लिख दो कि दुबले पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकल जाता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, और सबसे बात प्रोटीन कम होता है तो क्या होता है? विकास नहीं होता, अधूरा हो जाता है। 13वां सवाल, पीने योग्य जल के क्या गुण होने चाहिए? तो आपने पढ़ा था कि वो साफ होना चाहिए, उसके अंदर सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए, वनस्पति नहीं होनी चाहिए, उसका पीएच अच्छा होना चाहिए। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? वो चीज़ लिखनी है, उसमें ऑक्सीजन होनी चाहिए। 14वां सवाल, दूषित जल के दुष्प्रभाव लिखिए। ये भी बहुत आसान है, दूषित जल वाले टॉपिक में जाना हुआ लिखा हुआ है कि दूषित जल पीने से संक्रामक बीमारियाँ फैल जाती है, हैजा, टाइफाइड वगैरह वायरल बीमारियाँ फैल जाती है। और नारू रोग भी किससे ही होता है? दूषित जल पीने से ही होता है ना, तो वो भी दूषित जल के दुष्प्रभाव। ये तो लघुतरात्मक थे, ये आपको 4 से 5 लाइन में हो जाएगा, 3-4 लाइन में भी हो जाएगा ये तो। अब आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जिसको आपको थोड़ा बड़ा बड़ा बन करके लिखना है। इसमें भी बहुत आसान है, अपन ने पढ़ा अभी क्वाशरकोर रोग क्या है, इसके लक्षण व रोकथाम के उपाय लिखिए। तो अपन ने पढ़ा था क्वाशरकोर रोग क्यों होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसके लक्षण वहाँ पर लिखे हुए हैं, पेट बाहर आ जाना, चिड़चिड़ा हो जाना, पीला हो जाना, शरीर पीला पड़ जाता है वगैरह। ये वहाँ से जाके रोकथाम, शरीर में प्रोटीन की आपूर्ति करेंगे तो रोकथाम हो जाएगी इसकी, प्रोटीन नहीं मिल रहा था। और चलो अब आगे आओ, 20वां सवाल, विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग एवं उनके लक्षण लिखिए। विटामिन विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग अपन ने पढ़ा था। विटामिन कितने थे अपने? ए थे, A C D B12 B2। ये विटामिन वाली जगह पे जाओ और उनके कुपोषण के सामने, उनके सब के सामने उनके रोग लिखे हुए हैं कि रतौंधी किससे होता है, बेरी बेरी किससे होता है, रिकेट्स किससे होता है। ये आपकी किताब में सारे दे रखे हैं विटामिन कुपोषण, तो ये आपको वहाँ से लिखना है। और आखिरी सवाल, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। खनिज मतलब मिनरल्स, जो सोडियम, लोहा और और कौन सा था आपके? कैल्शियम और आयोडीन। ये 3-4 तो प्रमुख प्रमुख आपको लिखनी ही। और इनकी हानियाँ, लोह तत्व से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, आयोडीन से, आयोडीन की कमी से गलगंड रोग हो जाता है।
तो ऐसे करके आपको आज का आधा होमवर्क मिल गया है। लघुतरात्मक के अंदर 11, 12, 13, 14 और निबंधात्मक के अंदर 18, 20 और 23 ये आप एक दिन में अपनी कॉपी में कर लो और आपका होमवर्क रेगुलर चेक होता रहेगा। तो आपको ये करना है, ठीक है। थैंक यू, बाय।